नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है भगवान के घर, देर हो सकती है अंधेर नहीं। राजेश अपनी माँ को बोला, अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। अपने बेटे की बातों को सुनकर आंखों में आंसू लिए हुए सविता जी बोली, कहाँ जाऊंगी चार चार बेटियों को लेकर। तुम ही तो मेरा एकमात्र सहारा हो। तुम्हारे अलावा दुनिया में कौन मुझे सहारा देगा। अगर तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगे तो फिर मैं क्या करूँगी। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, और फिर मैं अपनी बेटियों की शादी कैसे करूँगी। सविता जी की बातों को सुनकर उनकी बहू बोली, हमने तुम्हारी बेटियों का ठेका थोड़ा ही न ले रखा है जो हम उनकी शादी करेंगे। तुम्हारे जैसे गंवार लोगों को अपने साथ रखकर हमारी कितनी बेइज्जती होती है, यह तो हम ही जानते हैं। लेकिन अब बहुत ज़्यादा बेइज्जती नहीं सहेंगे। मैं कितनी हाई सोसाइटी में रहती हूँ, मेरी सारी सहेलियाँ भी हाई सोसाइटी की हैं, लेकिन तुम लोगों की वजह से मैं अपने घर भी नहीं बुला सकती हूँ, वरना वह सभी मेरे बारे में क्या सोचेंगी। मेरी मजाक बनाएंगी और कहेंगी कि तुमने अपने घर में कैसे कैसे गंवार लोगों को रखा हुआ है। अब तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ और मेरे घर को खाली करो। बेटे, तुम्हारा घर तो इतना बड़ा है, इसमें से ही कोई एक कमरा मुझे रहने के लिए दे दो। मैं तो कहीं भी पड़ी रहूँगी और जैसा तुम चाहोगे हम उसी हिसाब से रहेंगे। तुम्हारे पिताजी के चले जाने के बाद से तुम ही तो मेरा एक सहारा हो, लेकिन तुम भी हमें घर से निकाल रहे हो। ऐसा मत करो। तुम अपनी बहनों के लिए इकलौते भाई हो और तुम भूल गए हो क्या तुम्हारे पिताजी ने मरते समय तुम्हें क्या कहा था कि अपनी माँ और बहनों का अच्छे से ख्याल रखना। और मुझे भी यही कहकर तुम यहाँ लाए थे कि अपनी बहनों को शहर ले जाकर उन्हें अच्छे से पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा और फिर उनकी शादी भी करवाऊँगा, सारी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊँगा। इसलिए मैंने तुम्हारे कहने पर अपने घर और ज़मीन दोनों को बेच दिया था, यही सोचकर कि चलो उसके पिताजी के बाद कोई तो है हमारा ख्याल रखने वाला। लेकिन तुम तो अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना चाहते हो। अब हम गांव भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ना तो गांव में रहने को घर है और ना ही ज़मीन जायदाद है। दोनों माँ बेटे के बीच बातें चल ही रही थी कि उनकी बहू उनका सामान लाकर बाहर फेंक देती है और कहती है, अगर तुम्हारी माँ अपनी इन बेटियों के साथ एक दिन भी यहाँ रुकी तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं तुमसे इसलिए शादी नहीं की थी कि तुम्हारी माँ और बहनों को बैठा कर सेवा करूं। अगर तुम अपने माँ और बहनों को साथ रखना चाहते हो तो फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ और अपने पापा जी से कह दूंगी कि किसी और को अपना बिजनेस पार्टनर बना लें। उसकी बातों को सुनकर राजेश परेशान हो गया था, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था अपनी पत्नी की वजह से ही वह इतने बड़े घर में रह रहा है और अच्छा खासा बिजनेस भी करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े ही शान और शौकत के साथ रहता है। ऐसे में अगर उसके पापा नाराज हो गए तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। इसलिए वह अपनी माँ के सामान को उठाकर उन्हें पकड़ाते हुए कहता है, माँ तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या, तुम्हारी बहू क्या बोल रही है। अभी भी यहीं खड़ी हुई हो, यहाँ से निकल जाओ अपनी बेटियों को लेकर। सविता जी की बड़ी बेटी लगभग 19 साल की थी, कहने लगी, भाई आप माँ के साथ किस तरह से बात कर रहे हो। मैंने तो सुना था कि बड़ा भाई पिता के समान होता है। मुझे अपने बड़े भाई पर बहुत गर्व था, लेकिन आपके व्यवहार को देखकर तो लगता है कि लोग गलत कहते हैं। भाई कभी बाप की जगह नहीं ले सकता है। आपको देखकर मेरा मन दुखी हो गया है। मैं तो सोच रही थी कि पिताजी के जाने के बाद आप हम सबकी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से उठाएंगे। माँ और पिताजी ने तुम्हें कष्ट उठाकर पढ़ाया लिखाया था और हमारी भी बड़ी उम्मीदें थी आपसे, लेकिन आप तो कुछ और ही निकले। आज आपके पास सब कुछ है, अच्छा घर है, गाड़ी है, बंगला है, यहाँ तक कि पैसा भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या उसमें अपनी माँ के लिए एक कोना भी नहीं है जिसमें अपनी माँ को रख सको। कैसे बेटे हो तुम। तभी राजेश की पत्नी चिल्लाती हुई कहती है, एक बेटी
और माँ होती तो रख भी लेती, लेकिन चार चार को कौन रखेगा। पूरी की पूरी पलटन लेकर घूम रही है। इस पलटन को रखना मेरे बस की बात नहीं है। यह हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है जो तुम लोगों को यहाँ रख लूँ। और वैसे भी हमारे सभी रिश्तेदार बहुत पैसे वाले हैं। जब तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मुझे बताते हुए बहुत शर्म आती है कि यह हमारी नंद और सासू माँ है। तुम लोग तो कहीं से भी हमारे स्टेटस के नहीं दिखते हो। यह घर मेरे पापा का दिया हुआ है, इसलिए इस घर में सिर्फ मैं और मेरे पति ही रह सकते हैं, कोई और नहीं। समझी तुम? राजेश की पत्नी को इस बात की चिंता रहती थी कि कहीं माँ और बहन के प्यार में अंधा होकर उनका खर्चा उठाने के लिए तैयार ना हो जाए, इसलिए वह उन्हें घर से निकाल देना चाहती थी और उन्हें घर से निकालने का प्लान बना रही थी। इसलिए वह राजेश को बार बार बिजनेस से निकालने की धमकी देती थी, क्योंकि उसे पता था उसके पति को शान और शौकत बहुत ज़्यादा पसंद है। अपनी ज़िंदगी के ऐशो आराम के लिए अपनी माँ और बहन को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक सकता है, लेकिन ऐशो आराम नहीं छोड़ सकता। राजेश की पत्नी रविता कहती है, अगर आपका और कुछ सामान बाकी है तो उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। तो उसकी नंद अनीता कहती है, भाभी बहुत हो गया है, बहुत बोल लिया आपने, अब एक भी शब्द मत बोलिएगा। अपनी माँ की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी है, अब एक भी शब्द और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे देखो तो तुम्हारी बहन के कितने नखरे हैं, ऐसे बोल रही है जैसे कहीं की महारानी है। मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, लेकिन आपकी फालतू बातों को अब और नहीं सुनूंगी। जब तक आपके घर में थी सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, तुम्हारे घर के सभी काम भी करते थे, पूरे घर की साफ सफाई झाड़ू पोछा हम ही तो करते थे और माँ रसोई को संभालती थी। हम कुछ भी फ्री में नहीं खाते थे, उससे ज़्यादा तो तुम्हारे घर में काम करते थे। जब तुम इन सभी कामों के लिए नौकर रखोगी तो तुम्हें हमारी कीमत का पता चल जाएगा। भैया तुम्हें पता है तुम्हारी पत्नी यह सभी काम तुम्हारी माँ और हमसे करवाती थी, लेकिन तुम तो एक शब्द भी नहीं बोलोगे। और वैसे भी तुम्हारे साथ में रहकर हमारी कौन सी यहाँ इज्जत थी, इससे ज़्यादा तो हम कहीं बाहर ही रह लेंगे। देखो देखो तुम्हारी बहन के तेवर कितने हैं, हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और अकड़ देखो सातवें आसमान पर है। नहीं, आप गलत बोल रही हैं, यह अकड़ नहीं है, यह हमारा स्वाभिमान है। सविता जी अपनी बेटी को शांत करते हुए कहती है, बेटी शांत हो जाओ, हमें नहीं पता था शहर में आकर हमारा बेटा इतना बदल जाएगा, यह तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। बहू तो पराया घर की है, लेकिन बेटा भी बदल गया है, इसलिए अब हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, इसलिए यहाँ से चले जाने में ही हमारी भलाई है। अच्छा बेटा, हम अब तुम्हारे घर से जा रहे हैं। और रविता बहू सुन ले, किस पैसे का तुम्हें इतना घमंड है, एक दिन देखना मेरी बिटिया तुम्हारा यह घमंड जरूर तोड़ेंगी और कामयाबी के ऐसे शिखर पर पहुँचेंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अपनी सासू माँ की बातों को सुनकर रविता जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, अरे हाँ जाओ यहाँ से, देखा जाएगा कुछ आता भी है तुम्हारी बेटियों को जो यह आसमान को छुएंगी। तुम्हारी बेटी तो सिर्फ किसी के घर में झाड़ू पोछा ही कर सकती है, उसी से अपना गुजारा चला सकती है, मेरी बराबरी कभी भी नहीं कर सकती। इतना कहकर वह उनका घर से बाहर धक्का दे देती है और कहती है, दोबारा इस घर में कदम भी मत रखना। उनका बेटा खड़ा हुआ चुपचाप देखता रहता है, कुछ भी नहीं कहता और सर झुकाकर अंदर चला जाता है। यह देखकर सविता और उनकी बेटी बहुत दुखी होती है। सविता जी अपनी चारों बेटियों को लेकर निकल जाती है और सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उनकी छोटी बेटी रोकर कहती है, माँ अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या हम इसी पेड़ के नीचे रहेंगे। अपनी बेटी की बातों को सुनकर सविता जी अपनी बेटियों को गले से लगा लेती है और कहती है, चिंता मत करो, एक दिन हमारा भी घर होगा जिसमें हम बड़ी ही शान से रहेंगे, जिसमें सभी सुख सुविधा होगी और हमें कोई कमी नहीं होगी। बस थोड़े दिनों की मुसीबत है, इसे झेल लो मेरी बच्ची, और सुख दुख तो जिंदगी में चलता ही रहता है। हमें पता है हमारा अभी अच्छा समय नहीं चल रहा है,
भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, इसलिए तुम्हारी पिताजी भी हमें छोड़कर चले गए हैं और अब तुम्हारे भाई ने भी हमसे पीछा छुड़ा लिया है। लेकिन देख लेना बेटी, एक दिन हमारा समय भी जरूर आएगा। सविता अपनी बेटियों की हिम्मत बांधती है। शाम होते होते सभी को बहुत तेज भूख लगने लगती है। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, अब हम क्या खाएंगे। तभी मंदिर की घंटी सुनाई देती है तो सविता जी कहने लगी, चलो इधर ही चलते हैं, हो सकता है उधर हमें कुछ खाने को मिल जाए। सविता जी अपनी बेटियों को लेकर मंदिर की तरफ चली गई। वहां जाकर देखा तो भंडारा चल रहा था। वह सभी वहां जाकर भंडारे का भोजन करती हैं और भगवान को धन्यवाद देती हैं और कहती हैं, भगवान तेरी महिमा अपरंपार है, तू किसी को भी भूखा नहीं रहने दे सकता। 5-6 दिन वह सभी मंदिर में रहकर ही और मंदिर का प्रसाद खाकर ही समय बिताती हैं। तो सविता अपनी बेटियों को कहती है, बेटी इस तरह से कब तक हम पड़े रहेंगे, कब तक मंदिर का खाना खाते रहेंगे। हमें कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। मेहनत करने से ही 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाएगा। लेकिन माँ, हमारे पास पैसे भी तो नहीं हैं जिससे कोई काम कर पाएं। सविता जी अपने कानों की बालियाँ निकाल कर कहती है, हम इन्हें बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम कर लेंगे। वैसे तो इन्हें बेचने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि तुम्हारे नाना जी ने यह मुझे बहुत ही प्यार से दिए थे। लेकिन क्या करें, आज मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है इन्हें बेचने के अलावा। लेकिन माँ, हम इनको कहाँ बेचेंगे, हमें तो यह भी नहीं पता। तभी मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए एक सेठ सेठानी उन्हें दिखाई दिए। सविता जी उनके पास जाकर बोली, क्या आप मेरे यह सोने के कुंडल खरीद सकते हैं? यह एकदम खरे सोने के बने हुए हैं। मुझे इस वक्त पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसके बदले जो भी कीमत आपको सही लगे आप मुझे दे दो। सविता की बातों को सुनकर सेठ सेठानी उसकी तरफ देखने लगे। वह दोनों बड़े ही भले इंसान लग रहे थे। तो वह बोले, तुम इनको क्यों बेचना चाहती हो? कुछ मजबूरी है इसलिए बेच रही हूँ। मेरे ऊपर 4 बेटियों की जिम्मेदारी है। इतना कहकर सविता जी की आंखों से आंसू बहने लगे। तो सेठानी बोली, कहाँ हैं तुम्हारी बेटियाँ? वह देखो सामने सीढ़ियों पर बैठी हुई हैं। अगर हम तुम्हारी यह कुंडल खरीद भी लें तो तुम इन पैसों से क्या करोगी? इससे तो कुछ दिनों का खर्च ही निकल पाएगा। मैं इन पैसों से कुछ सामान खरीद लूँगी और उसे बेचकर पैसे कमाऊँगी। इसी तरह से अपने काम को बढ़ाऊँगी। सेठ सेठानी उसकी मजबूरी को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसलिए वह उसके कुंडल खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं और बदले में उसे 20,000 रुपये दे देते हैं। 3 दिन बाद फिर वह मंदिर आते हैं तो देखते हैं कि सविता जी मंदिर के पास ही सामान की रेहड़ी लगाकर सामान बेच रही है। सविता जी की ईमानदारी को देखकर वह उसके पास आते हैं और कहते हैं, सविता, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम तुमसे यह कहना चाहते हैं कि तुम अपनी बेटियों के साथ हमारे घर आकर रहो तो हमें अच्छा लगेगा। वह दोनों एक बहुत बड़े घर में अकेले रहते थे। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। शादी को भी 40 साल हो गए थे। घर भी काटने को दौड़ता था। घर में पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके घर में सन्नाटा छाया रहता था। कोई बात करने को भी नहीं था। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे घर में आकर रहो, क्योंकि हमें तुम्हारे जैसे ईमानदार लोगों की बहुत ज़रूरत है। लेकिन हम आपके घर में बिना कोई काम धंधा किए कैसे रह सकते हैं? अगर आप हमें काम के बदले पैसे देंगे तभी हम वहाँ रहेंगे। तो सेठ सेठानी उसकी बातों पर हाँ कर देते हैं। सेठ सेठानी जी खुश होकर उन्हें अपने घर ले जाते हैं। वह सावित्री और उसकी बेटी से बहुत खुश थे, क्योंकि वह ईमानदार और स्वाभिमानी थी। उन्हें फ्री में खाना और रहने को मिल रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने फ्री में रहना स्वीकार नहीं किया। सेठ जी कहने लगे, मेरी पत्नी को खाना बनाने में दिक्कत होती है। अगर तुम्हें खाना बनाना आता है और साफ सफाई का काम आता है तो तुम कर सकती हो। सविता अपनी बेटियों से सलाह मशवरा करके हाँ कर देती है। क्योंकि उन्हें रहने के लिए छत भी मिल रही थी और काम भी मिल रहा था। सविता उनको कहती है, हम आपके घर का सभी काम कर लेंगे, लेकिन कल से आप हमें बता देना कहाँ पर आना है। नहीं,
कल हम तुम्हें खुद ही लेने आएंगे, तुम हमें यहीं पर मिल जाना। इतना कहकर सेठ सेठानी चले गए। तभी मंदिर में सविता जी के बेटा बहू भी आते हैं और उन्हें सामान का ठेला लगाकर सामान बेचते हुए देखते हैं। यह देखकर राजेश की पत्नी रविता जोर जोर से हंसती है और कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था, तुम माँ बेटी की बस इतनी ही औकात है। या तो किसी के घर में झाड़ू पोछा करोगी या बर्तन साफ करोगी। और वैसे भी यह भी बहुत अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें अपनी किसी सहेली से नहीं मिलवाया है, वरना वह सभी हमारे बारे में क्या सोचते। और सामान बेचने के लिए तुम्हें यही एक जगह मिली थी क्या? कम से कम हमारे बारे में तो सोच लिया होता। बहू, अगर हमें यह सामान बेचना पड़ रहा है तो इसकी जिम्मेदार तुम लोग ही हो, क्योंकि तुम्हारे कहने पर ही हमने अपना घर और जमीन बेच दी थी। आज अगर हमारे पास घर और ज़मीन होते तो हम अपने गांव चले गए होते, यहाँ सामान ना बेचते। लेकिन तुम दोनों ने तो हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा, हमारा सब कुछ छीन लिया है और इतना ही नहीं, हमें घर से बेघर भी कर दिया है। लेकिन तुम देख लेना, एक दिन हमारा समय भी जरूर आएगा। जैसे तुम हमारा मजाक बना रही हो, एक दिन देखना तुम्हारा भी मजाक जरूर बनेगा। मेरी बेटियां तुम्हारी बराबर में खड़ी होकर दिखाएंगी। सविता जी के इतना कहने पर रविता फिर से हंसने लगी। क्या कहा तुमने, मेरी बराबरी करेंगी? अरे जाओ यहाँ से, अपना सामान का ठेला संभालो, कहीं ऐसा ना हो कि वह भी ना बिक पाए। राजेश उनके सामान को उठाकर फेंकने लगता है। उसकी बहनें सामान फेंकने से मना करती हैं, लेकिन वह सामान फेंक कर गाड़ी में बैठकर चला जाता है। लेकिन आज सविता और उसकी बेटियों की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक नई आशा जाग गई थी कुछ करने की, कि अब तो कुछ न कुछ बनकर खूब पैसा कमाना है और भाई भाभी को दिखाना है। पैसा कमाना इतना आसान काम भी नहीं है, चाहे हमें रात दिन मेहनत ही क्यों ना करनी पड़े। हम चारों बहनें मिलकर रात दिन इतनी मेहनत करेंगी कि अपनी माँ के सर को कभी भी झुकने नहीं देंगी। माँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। सुबह सुबह ही सेठ सेठानी सविता और उसकी बेटियों को लेने के लिए आ गए और अपने घर ले गए। उनका घर बहुत बड़ा था, लेकिन उस घर में रहने वाले सिर्फ 2 लोग थे। पीछे की तरफ भी एक अलग पोर्शन बना हुआ था, जो कि उनके घर के सर्वेंट के लिए बना हुआ था। सावित्री जी अपनी बेटियों के साथ इस घर में रहने लगती हैं। एक दिन सेठानी देखती है कि घर का काम खत्म करने के बाद उसकी बेटियां पुरानी किताबों को पढ़ रही हैं। तो सेठानी कहती है, अरे यह तो पुरानी किताबें हैं, इनका क्या करोगी? तो सविता जी बोली, अरे मेरी बेटियों को पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छूट गई है, इसलिए पुरानी किताबें पढ़कर ही अपना शौक पूरा कर लेती हैं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि इन्हें पढ़ना पसंद है, तो हम इनका अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करवा देते। बल्कि चारों लड़कियों का अब तुम आराम से पढ़ाई लिखाई करना, इन सब की पढ़ाई का खर्चा अब हम उठाएंगे। सेठानी की बात को सुनकर सविता जी की आंखों में आंसू आ गए। पढ़ाई की बात से उनकी बेटियों ने भी मना नहीं की। घर का सारा काम करने के बाद चारों मन लगाकर पढ़ाई करती थी। उनकी एक बेटी का सपना वकील बनने का था, वह जल्दी ही अपने इस सपने को पूरा भी कर लेती है। दूसरी बेटी भी पढ़ाई में बहुत होशियार थी, वह पुलिस अफसर बन जाती है। तीसरी बेटी को पढ़ाई में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वह बिजनेस करना चाहती थी, इसलिए वह अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ता चला गया, बहुत मुनाफा होने लगा। छोटी बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। पढ़ाई करते करते 7 साल बीत गए। दूसरी तरफ इन 7 सालों में सविता के बेटे बहू की जिंदगी भी बहुत बदलाव होने लगे। रविता के पिताजी की भी एक हादसे में मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से सारा बिजनेस राकेश के ही कंधे पर आ गया था। राजेश को बिजनेस की कुछ ज़्यादा पता नहीं था और न ही उसने कभी उन्हें सीखने की कोशिश की थी। वह तो हमेशा पार्टनर बनकर ही काम करता था, इसलिए उसके बिजनेस में भी घाटा होता चला गया। और एक दिन ऐसा आया कि उसका सारा बिजनेस ही ठप हो गया। आज वही दिन है, पूरे शहर में हल्ला है कि आज तो गोयल साहब के बिजनेस की बोली लगने वाली है। करोड़ों रुपए की बोली लगनी
वाली है। शहर का एक बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पर सविता के बेटा बहू बैठे हुए थे। अपने पापा के बिजनेस को डूबते हुए देखकर रविता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि उसे फिर से खड़ा कर सके। अगर बेचेंगे नहीं तो और भी बर्बाद हो जाएंगे। बिजनेस को बचाने के चक्कर में उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ा, सारे जेवर भी बेचने पड़े, लेकिन फिर भी अपने बिजनेस को बचा नहीं पाए। अंत में दोनों एक छोटा सा कमरा लेकर उसमें रह रहे थे। पूरा हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। वहां पर आए सभी लोग ऊंची ऊंची बोलियां लगा रहे थे। यह बोली 1 करोड़ से शुरू होकर 1.5 करोड़ तक जाती है। फिर एक आदमी उठकर और ज्यादा ऊंची बोली लगाता है। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है जो 2 करोड़ की बोली लगाती है। 2 करोड़ सुनकर सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं कि कौन है जो इस बिजनेस को 2 करोड़ में खरीदना चाहती है। पीछे सविता की बेटी बैठी हुई थी। अपनी माँ के साथ यह बोली 2 करोड़ में डन हो जाती है। पूरी फॉर्मेलिटी करने के बाद वह लड़की अपनी माँ को लेकर आई और स्टेज पर आकर बैठ जाती है। सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। अरे यह तो शहर की सबसे बड़ी वकील अनीता है और साथ में उसकी माँ सविता देवी जी हैं। यह सुनकर राजेश और उसकी पत्नी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जब उनके पास उनकी माँ रहती थी तो एक सस्ती सी साड़ी पहनती थी और दुबली पतली सी थी, लेकिन आज बहुत महंगी साड़ी पहने हुए अपनी बेटी के साथ बैठी है और गले में एक मोटी सी सोने की चैन पहनी हुई है। हाथ में घड़ी है और पास में ही उसकी बहन खड़ी हुई है, जिसे देखकर बहू बेटे दोनों के होश उड़ गए थे। अरे यह कैसे हो सकता है? यह कहते हुए रविता राजेश को कहती है, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं? क्या यह वही बुढ़िया है और इसकी बेटी है जिसे हमने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था, या कोई और है? नहीं, यह सपना नहीं है। यह मेरी माँ और बहन ही है जो हमारे सामने खड़ी है, जिसने हमारा डूबता हुआ बिजनेस खरीदा है। यह देखकर दोनों के चेहरे पीले पड़ गए थे। तभी स्टेज पर राजेश को बुलाया जाता है। अपने सामने बेटे और बहू को देखकर सविता और अनीता देख चौंक जाती हैं। फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद सभी कागजात राजेश अनीता को दे देता है। तभी ड्राइवर आकर कहता है, चलिए मैडम जी, गाड़ी आपका इंतजार कर रही है। शहर के सबसे बड़े डॉक्टर का केस आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी चलिए। अनीता अपनी माँ का हाथ पकड़कर जाने लगती है। राजेश और रविता आपस में बातें करते हैं। इन माँ बेटी के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया, जिसे देखकर रविता के होश उड़ गए थे। यह तो सामान का ठेला लगाती थी, ठेला लगाकर इतनी आगे बढ़ गई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। लेकिन अभी हमने जो देखा वह भी तो सपना नहीं है। तो रविता अपने पति राजेश को कहती है, खड़े खड़े अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम्हारी माँ और बहन के पास अब इतना पैसा है, तुम अपनी माँ के पास जाकर हाथ फैलाओ, गिड़गिड़ाओ और मेरे पापा के बिजनेस को फिर से बचा लो। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? 8 साल पहले हमने ही उन्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाला था। अब किस मुंह से उनके पास जाऊं? तुम्हारी माँ के पास इतना पैसा है तो क्या अपने बेटे की मदद नहीं करेंगी? तुम्हें रोता गिड़गिड़ाता तुम्हारी माँ नहीं देख पाएंगी। वह तुम्हारी मदद जरूर करेगी और तुम्हारे रोने से उनका दिल पिघल जाएगा। दौड़ते दौड़ते दोनों पति पत्नी उनके पास आते हैं और कहते हैं, माँ हमें माफ़ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत किया है। तभी रविता भी कहती है, हाँ माँ जी, हमें माफ़ कर दो, हम बहुत परेशान हैं। अपनी भाभी की बात को सुनकर अनीता को बहुत गुस्सा आया और बोली, जब आप लोगों ने हमें घर से धक्के मारकर बाहर निकाला था तब हम भी बहुत परेशान थे, लेकिन आप लोगों ने हमारी मदद नहीं की थी। आज हमसे अपनी मदद की उम्मीद कैसे कर सकते हो? और तुम्हें तो अपने पैसों का कुछ ज़्यादा ही घमंड था। तुम्हारा वह पैसा आज कहाँ है? तुम्हें तो हमसे बात करना भी पसंद नहीं था, लेकिन आज देखो पैसे के लिए कैसे गिड़गिड़ा रही हो। तभी सविता जी अपने बेटे के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है, बेटा मैंने कहा था ना, समय हमेशा एक सा नहीं रहता है, बदलता जरूर है। देखो आज मेरी बेटी तुम्हारे से ज़्यादा कामयाब हो गई है। मैंने कहा था मेरी बेटी एक दिन तुम्हारी बराबर खड़ी होकर दिखाएंगी, लेकिन वह तो तुमसे भी बहुत आगे निकल गई है। तुम्हें अपने पैसे का और अपने स्टेटस का कुछ ज़्यादा ही घमंड था।
लेकिन देखो, आज पूरे शहर में मेरी बेटियों के चर्चे हैं। सभी लोग गर्व से बताते हैं कि यह सविता जी की बेटी है और उनकी चार चार बेटियां हैं जो एक से बढ़कर एक है। दूसरी बेटी पुलिस अफसर है और तीसरी का बहुत बड़ा बिजनेस है और चौथी अभी अभी यूपीएससी में पास हुई है। अब यह भी बहुत बड़ी अफसर बन जाएगी। जब सभी लोग इस बारे में बातें करते हैं तो मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। रविता यह सुनकर चिढ़ जाती है और कहती है, मैं तो सोच रही थी कि इसकी एक बेटी ही कामयाब हुई है, लेकिन इसकी तो सारी बेटियां ही अफसर बन गई हैं। राजेश कहता है, माँ अगर यह चारों आपकी बेटी हैं तो मैं भी तो आपका बेटा हूँ। आज आपके बेटे की आपकी ज़रूरत है। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगी? तुम्हारे जैसे बेटे की मदद करने से अच्छा तो होता मेरी एक बेटी और होती। तुम्हारे जैसा बेटा मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसे लालची और स्वार्थी बेटे की मुझे ज़रूरत नहीं है, जिसे पैसे के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ना अपनी माँ और ना ही अपनी बहनें। तुम्हें तो सिर्फ अपनी पत्नी दिखाई देती है, उसी के कहे अनुसार चलता है। तुमने कभी अपना बेटा होने का फर्ज भी नहीं निभाया है जो मुझे ज्ञान दे रहे हो। मैं तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया था। तुम्हें तो हमारा सामान बेचना भी गंवारा नहीं हो रहा था। हमारा सामान भी उठाकर फेंक दिया था। हमें घर से बाहर निकलते समय एक बार भी नहीं सोचा था कि कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। इसलिए मुझे भी कोई उम्मीद मत रखना। और बहू याद रखना, पैसों का घमंड एक दिन टूटता जरूर है। पैसा तो हाथ का मैल होता है, आज यहाँ तो कल वहाँ। तभी एक और गाड़ी आकर वहाँ रुकती है और उसमें से उनकी तीनों बेटियाँ उतरती हैं और कहती हैं, चलो माँ, जल्दी हमें दान करने जाना है। उनके चारों बेटियाँ इतनी आगे बढ़ गई थी कि जिसे देखकर सविता का हौसला बढ़ता जा रहा था। रविता अपनी सास और नंद के ठाट बाट देखकर पसीने पसीने हो रही थी। वह उसे दिन को याद करके कोस रही थी जिस दिन उसने उन्हें घर से बाहर निकाला था। सविता अपनी चारों बेटियों के साथ वहां से गाड़ी में बैठकर निकल जाती है और अपने बेटा बहू की तरफ पलट कर भी नहीं देखती है। उन्होंने शहर में एक अपना बड़ा सा घर भी खरीद लिया था, जहां अब वह मिलकर रहती थी और अपनी सेठ सेठानी को भी अपने पास ही रखती थी, जिनकी वजह से वह आज इस मुकाम पर पहुंची थी। उन पर बहुत सारे एहसान थे, इसलिए आज बुढ़ापे में उन्हें अकेला छोड़ना सही नहीं लगा। इसलिए उन्हें अपने साथ ही रख लिया और उनकी बहुत सेवा की। उन दोनों ने अपनी माँ और बहनों के साथ जितना गलत किया था, इतना तो कोई भी नहीं करता है। राजेश और रविता ने अपनी माँ के साथ जैसा व्यवहार किया था, उसका बदला भगवान ने उनसे ले लिया है। उन्होंने उन्हें तब रास्ते पर छोड़ा जब उनके पास कोई ठिकाना भी नहीं था, ना ही कोई और सहारा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत से और ईमानदारी से सब कुछ हासिल कर लिया था। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह से हमारी यह कहानी समाप्त होती है। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।